नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की मूमल। इसमें पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें हम चर्चा करेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में। तो पहला है 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस मनाया गया राजस्थान में। ठीक है, इसके अवसर पर उद्योग विभाग जो राजस्थान सरकार है उसने 2 नई नीतियाँ लागू की है। कौन कौन सी नीति लागू की है? हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022। तो हस्तशिल्प नीति पहली बार राजस्थान में लागू की गई है। इसको लागू किसने किया है? श्रीमती शकुंतला रावत जी ने, जो कि कौन है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। इन्होंने क्या किया है कि 2 नीतियाँ का लोकार्पण किया है। पहली तो है हस्तशिल्प नीति, दूसरी है राजस्थान MSME नीति। तो हस्तशिल्प नीति जो है उसका लाभ किसको मिलेगा? जो छोटे उद्यमी हैं, ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो हथकरघा कारीगर है, और इनको आर्थिक प्रोत्साहन के लिए MSME दिवस के अवसर पर MSME दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो उस दिन ये लागू की गई है। तो प्रदेश की जो पहली हस्तशिल्प नीति है, ये ध्यान रखना, पहली बार हुई है ये। तो ये हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए लागू की गई है, और इसके माध्यम से राज्य के जो सामाजिक और आर्थिक विकास में दस्तकारों की महत्वपूर्ण भूमिका भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो तीनों के लिए लागू की गई है, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और दस्तकारों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हस्तशिल्पियों और बुनकरों को तकनीकी उन्नयन, विपणन में सहयोग, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो राज्य में हमारी विलुप्त होती जो परंपरा है हस्तकलाओं की, उनको पुनर्जीवित करना संभव होगा। अब MSME नीति 2022 में क्या खास चीज़ें हैं? तो राजस्थान के लिए MSME सेक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। MSME सेक्टर जो है आर्थिक रूप से अत्यंत जीवंत और गतिशील क्षेत्र है, जो इसमें ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के औद्योगिकरण में गति मिलती है। इसलिए राज्य सरकार ने नई राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की है। यह राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विकास के नए युग का सूत्रपात है। अब ये जो नीति है MSME नीति, ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े इलाकों में औद्योगिकरण करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस नीति को लागू किया गया है। तो इस नीति के अंदर 18,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे इसमें। और राजस्थान में 20,000 नई MSME इकाइयाँ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तो 20,000 नई MSME यूनिट स्थापित की जाएगी, और इसमें 9,000 जो है MSME उद्योगों को सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो नीति का उद्देश्य क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है GSDP, उसको बढ़ावा देना है। और MSME नीति के तहत सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त रिस्क कवर का भी प्रावधान है, जबकि लघु और मध्यम श्रेणी की इकाइयों को भी रियायती बीमा प्रीमियम दरों पर मुख्यमंत्री MSME सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अंदर है कि अगर कोई सूक्ष्म श्रेणी की इकाई है, उसके अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुफ्त कवर है। और 2 श्रेणी, जो लघु और मध्यम श्रेणी की जो इकाइयों में अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इसमें भी बहुत रियायती बीमा प्रीमियम है। ठीक है, तो इसमें एक योजना चलाई जा रही है MSME सुरक्षा योजना, इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इन इकाइयों से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ पहुंचाने की परिकल्पना की है। नीति में समान प्रकृति की इकाइयों के लिए श्रमिकों के कौशल विकास के प्रावधान भी है। इसके साथ ही जो हस्तशिल्पियों के लिए जो नीति है, जो 6 लाख हस्तशिल्पी है लगभग अपने राजस्थान में, करीब 1.5 साल बाद एक नई हैंडीक्राफ्ट नीति जारी हुई है। आर्टिजन्स को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर, अगर कोई 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो ब्याज दर कौन सरकार वहन करेगी। ये प्रावधान 5 वर्ष के लिए होगा। इसके अलावा राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अगर सम्मानित कोई हस्तशिल्पी है, उसके बच्चे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी छात्रवृत्ति की सुविधा है। और प्रदेश की जो ये पहली नीति है, इसमें आर्टिजन्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के कई प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें केंद्र की जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चल रही है, अगर इसमें कोई बीमित हस्तशिल्पी है, उसके बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार भी अपना अनुदान देगी।
और उनको समूह बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। अब 18 से 50 वर्ष तक के शिल्पियों को क्या है, समूह बीमा मुहैया करवाया जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट है कि जेल उत्पादों की होती मार्केटिंग। अब जेल में कोई कैदी जो है अगर उत्पाद बनाता है तो उद्योग विभाग ने एक पहल शुरू की है कि जिसके अंतर्गत उनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की होगी और वो उनकी मार्केटिंग और स्टॉल्स जो उत्पाद बनाएंगे उनके स्टॉल्स अलग अलग जगह लगाएंगे ताकि उनकी बिक्री हो सके। ठीक है। अब ये हस्तशिल्प नीति जो है राजस्थान ने जारी की है। इससे पहले इंडिया के अंदर केवल 2 ही राज्य है जिन्होंने ये लागू कर रखी है अभी तक। पहला है असम और दूसरा है उड़ीसा। इसके बाद राजस्थान तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब लागू की गई है? तो ई व्हीकल पॉलिसी हमने 1 सितंबर 2022 से लागू कर दी है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि सार्वजनिक वाहन और निजी वाहन दोनों की संख्या राज्य में बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अनुदान देगी। तो पॉलिसी के अनुसार पहली अगर 500 इलेक्ट्रिक बस है तो उन पर 1 से 5 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग देगा। वहीं 200 बसों को रेट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रेट्रोफिटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई बस अभी इस टाइम पे पेट्रोल या डीजल से चल रही है तो उसको अगर हमको कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो इसकी जो कीमत होगी उसका 15% या फिर 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सरकार अनुदान देगी। ठीक है। और SGST जो होगा उसका 100% भुगतान भी सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस मुक्त होंगे। लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। और इसके बाद भी अगर चार्जिंग स्टेशन पर बिजली आपूर्ति के लिए भी क्या किया गया है कि 5 लाख रुपए तक अनुदान सरकार देगी। और इसके अंदर कीमत तय की गई है चार्जिंग के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्जिंग की कीमतें हैं। और ये कुछ रियायतें दी गई है। पहले 1 लाख दोपहिया वाहनों को 2 से 10,000 रुपये तक की रियायत दी जाएगी। पहले 25,000 तिपहिया यात्री वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को 4 से 20,000 रुपये तक की रियायत दी जाएगी। पहले 25,000 बाहर वाहन जो टेम्पो है उनको 4 से 20,000 रुपये तक की दी जाएगी। चौपहिया वाहनों जिनकी कीमत अधिकतम 20 लाख रुपए है उनको 30 से 50,000 रुपये तक दी जाएगी। और ये जो छूट है वो 1 सितंबर 2022 के बाद जो खरीदेगा वाहन उस पर लागू होगी। नेक्स्ट है प्रदेश में किन 2 शहरों में PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सचेंज पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 2 शहर है प्रतापगढ़ और जयपुर। PM वाणी योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कब लागू की? दिसंबर 2020 में इस योजना का शुभारंभ हुआ है। और राजस्थान में जो है ये इसका शुभारंभ प्रतापगढ़ से हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हमारे STD और PCO लगते थे उसी की तर्ज पर 100 से 200 मीटर की रेंज पर निजी वेंडर जो है उनकी सहायता से क्या लगाए जाएंगे, वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट ये लगाए जाएंगे। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और प्रतापगढ़ में इसको चलाया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो बिलिंग होगी, मीटरिंग, रिचार्ज, इसकी दृष्टि से इंटरनेट सर्फिंग डाटा का रिकॉर्ड और PDO के साथ कमीशन देने की जिम्मेदारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तर्ज पर किसकी होगी? पब्लिक डाटा एग्रीगेटर। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वही वैसे ही PDA होगा, पब्लिक डाटा एग्रीगेटर, वही रिचार्ज वगैरह करवाएगा इसका। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी, मेट जो होता है वो अर्ध कुशल श्रमिकों में आता है। ठीक है। तो इसकी जो मजदूरी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 240 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। पहले 235 रुपये थी, इसको बढ़ा दिया गया है। ये जो है इस पर जो अगर व्यय होता है तो सरकार इसको सामग्री का व्यय मानती है, ये ध्यान रखना। मेट पर किया गया व्यय सामग्री के व्यय की श्रेणी में माना जाता है।
तो जो सामग्री व्यय का 75% तो केंद्र सरकार देती है और 25% राजस्थान सरकार वहन करती है। ठीक है। अकुशल जो श्रमिक है के भुगतान की जो संपूर्ण राशि है श्रम मद में केंद्र सरकार वहन करती है। अकुशल श्रमिक के भुगतान की तो केंद्र सरकार करेगी सारी, और इसमें जो है सामग्री व्यय का 75% तो केंद्र सरकार करेगी और 25% राजस्थान सरकार करेगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? ये 9 सितंबर 2022 से हुआ है। इसके अंतर्गत हमारी 213 शहरी निकायों के अंदर निवास कर रहे परिवारों को अगर वो मांगेंगे तो उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? स्थानीय निकाय विभाग। ठीक है। तो इसके अंतर्गत 25 और 75 के अनुपात में जो व्यय किया जाएगा किस किस पे? शहरी विकास और स्वच्छता पर तो 25% और सौंदर्यीकरण के ऊपर 75% व्यय किया जाएगा। ठीक है। तो इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ है? घाट की गुणी स्थित खानिया में बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया, उससे इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें पात्र कौन कौन होंगे? जो जन आधार कार्ड धारक परिवार है वो आयु सीमा 18 से 60 साल होनी चाहिए। पारिश्रमिक न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर दिया जाएगा, तो ये मजदूरी तय की गई है इसके लिए। अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपीज़, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 271, कुशल श्रमिक के लिए 283 और उच्च कुशल श्रमिक के लिए 333 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदेश भर में लागू कर दिया है। कौन सी योजना है? यह है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अगर सड़क दुर्घटना में कोई किसी की सड़क दुर्घटना होती है तो उसकी जीवन रक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ठीक है। इससे पहले हमने चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑलरेडी चल रही है। राज्य का जो हेल्थ मॉडल है वो देश में अग्रणी रूप से उभर रहा है। यहाँ राज्य का जो 7% बजट हम लगा रहे हैं किस पर? चिकित्सा पर। और प्रदेश के अंदर 88% लोगों का कवर हो चुका है, मतलब स्वास्थ्य बीमा कवर है, जबकि देश में राष्ट्रीय स्तर पर केवल 41% है। तो इससे पता पड़ता है कि हमारा राज्य अग्रणी श्रेणी में आ रहा है स्वास्थ्य के मामले में। और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है किसी की दुर्घटना होने पर तो 21 दिनों के अंदर उसको भुगतान कर दिया जाएगा। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना जो है वो इसका ट्रायल हमने पहले शुरू कर दिया था 22 जून 2022 से, और इसको हमने 6 सितंबर से पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके अंदर क्या होगा कि 72 घंटे तक हम दुर्घटना के निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी FIR के। ठीक है। और इसके लिए हमको चिरंजीवी योजना का पात्र होना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू की गई ब्रांड को क्या नाम दिया है? राज सखी नाम दिया है, ध्यान रखना है। राजस्थान आजीविका परिषद और अमेजन इन्होंने करार किया है। तो इसके जो उत्पाद है लगभग 700 तरीके के उत्पाद है जिनको अमेजन पर लिस्ट किया जाएगा, और किस नाम से किया जाएगा? राज सखी के नाम से। ठीक है। तो 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों और के स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पाद पूरे देश में बिके, इसके लिए ये मंच प्रोवाइड करेगा अमेजन। ठीक है। ठीक है। तो राज सखी स्टोर पर क्या होगा? ब्लू पोटरी, ब्लॉक प्रिंट्स, लेक ज्वेलरी, वुडन डेकोर और लेदर क्राफ्ट जैसे कई उत्पाद जो है ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रूमा देवी। रूमा देवी बाड़मेर की रहने वाली है। नारी शक्ति पुरस्कार मिला इनको 2018 में, और हस्तकला के आर्टिस्ट है ये। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 700 उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग हो चुकी है। तो इसमें करीब 170 उत्पादों को खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन किया है हमने, राजस्थान सरकार ने। तो इसके अंदर क्या होगा कि
दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ राजस्थान एंड इंडस्ट्रीज डिक्की और कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्रीज CII आदि के सहयोग से क्या होगा, MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको? जो कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए ये योजना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और एक तरीके से आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। तो ये राजस्थान चाहता है कि इसका हम विधानसभा में विधेयक पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। तो स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए ये विधेयक पेश किया गया है और इसके निर्देशन में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निरोगी राजस्थान, राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क IPD और OPD सेवाओं की उपलब्धता आदि योजनाओं के अगले कदम के रूप में क्या किया है, 8 करोड़ प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए यह विधेयक लागू किया गया है। मतलब सभी को स्वास्थ्य मिले, इसके लिए ये विधेयक प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्वतंत्र निकाय के रूप में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और इनके लिए खर्च में निरंतर कमी करते हुए सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जो हमने सुविधाएं चला रखी है, जो योजनाएं चला रखी है, उनका लाभ सभी को मिले, इसका यही उद्देश्य है विधेयक पेश करने का। तो प्रस्तावित स्वास्थ्य अधिकार कौन कौन से हैं? रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार, संभावित जटिलता और खर्च की जानकारी पाने का अधिकारी, जन स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श, औषधि, आपातकालीन परिवहन और इलाज का जो निःशुल्क है उपभोक्ता अधिकार होगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार होगा अगर ये लागू हो जाता है। तो चिकित्सा सेवा, उपचार संबंधी रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, बिलों की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सा संस्थान सहित बिना पूर्व भुगतान के उपचार प्राप्त करने का भी अधिकार होगा और इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम, योग्यता आदि की जानकारी भी दी जाएगी। सभी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य की बीमारी की अवस्था में धर्म, जाति, लिंग, आयु के आधार पर भेदभाव के बिना उपचार दिया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मानवीय गरिमा और गोपनीयता का अधिकार जो है वो इसमें है। थैंक यू फ्रेंड्स।